Welcome to the Hindu Zone and congratulations for cracking the UPSC exams. थैंक यू And मैम। this platform is for the guidance and counseling of for the aspirants of different competitive examinations. Here we invite retired IAS, working like serving IAS and other personalities, those who can guide the aspirants. So this is about the Hindu Zone, and once again, many congratulations from the team of the Hindu Zone. And धन्यवाद मैम। मैं आपके जी साथ शुरू करती हूँ। आपने बताया था कि आपने शायद हिंदी मीडियम से यूपीएससी का जी एग्ज़ाम दिया था और क्लियर किया है। तो जी ये एक आपकी तरफ से जो ये सक्सेस है, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए, जी जो हिंदी मीडियम से दे रहे हैं और काफ़ी सारी शिकायतें रहती हैं, शायद आप उनको भी अच्छे से रिज़ॉल्व कर पाएँगे। जी। आप पहले ये बताइए कि कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन आया था कि आपको यूपीएससी करना है? देखिए, कॉलेज के समय में जैसे हम लोग काफ़ी लोग थे। एनआईटी रायपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया है सिविल इंजीनियरिंग में। तो मेरे सर्कल के लोग थे, उनके बीच से ही मुझे ऐसा लगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से वैसे आता हूँ छत्तीसगढ़ में, ये काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा ही। लेकिन जैसे थोड़ा एक्सपोज़र मिला और लोगों से बातचीत हुई, तो वहाँ ऐसा लगा कि करनी चाहिए। और फिर क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो चार्म है वो बहुत ज़्यादा है, तो शुरुआत तो वैसे ही हुई थी। फिर उसके बाद चीज़ों को समझते गए, आगे बढ़ते गए, और फिर उसका लाभ यही रहा कि अपने आप में, अपने व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया, उसने ये मतलब और भी चीज़ों को एक्सेसिबल बना दिया। और उसी से फिर आगे बढ़ कर के अब ये रिज़ल्ट भी लग गया है। जी। ओके, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ कुछ बताइए प्लीज़, अगर कंफर्टेबल हो, कि आपकी फैमिली में कभी कोई सिविल सर्विस में रहा या नहीं? नहीं, नहीं, म मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा सिविल सर्विसेज़ एस्पिरेंट तो कभी नहीं रहा है, और ना ही जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, उनमें से कोई नहीं रहा है। हाँ, यह ज़रूर रहा है कि लोगों का सपोर्ट काफ़ी बेहतर था, और आस-पास मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई-बहन और फैमिली का, खासकर मम्मी-पापा का जो सपोर्ट था, वो बहुत ज़्यादा था। पापा यहाँ पे लेक्चरर थे और अभी प्रभारी प्राचार्य हैं, यहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनहर में। और ये खरसिया तहसील में पड़ता है, रायगढ़ जिला है। और मैंने भी अपनी पढ़ाई खरसिया में ही शासकीय विद्यालय से ही की है। 10th और 12th यहाँ सीजी बोर्ड के स्कूल से, छत्तीसगढ़ बोर्ड से। और मम्मी यहीं गांव में ही अपने ट्यूशन पढ़ाती हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को। और भैया हैं, वो डॉक्टर हैं, यहीं पर सीएससी में पोस्टेड हैं। जी ओके, सो यू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली देन, और जिन्होंने आपको काफ़ी अच्छे से जी सपोर्ट किया। वंडरफुल टू नो जी। दैट। बहुत। ठीक जी है। अच्छा, मैं आपका जो आपने तैयारी शुरू की थी, वो कहाँ से स्टार्ट किया था? मतलब व्हेन डिड यू प्लान? ग्रेजुएशन के टाइम पे ही आप बता रहे हैं कि शायद आपने प्लान किया था, या उससे पहले कभी सोचा था? जी और स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट व्हेन यू प्लान, तो वो कौन-सा टाइम था और किस तरह से आपने प्लान किया, मतलब तैयारी स्टार्ट की थी? जी। मैं एनआईटी रायपुर 2016 बैच से था। तो एक दिमाग में मेरे पहली बार यूपीएससी के लिए विचार जो आया था, वो लगभग 2015 के आसपास आया था। लेकिन उस समय मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, वो केवल एक विचार के तौर पे था। 2016 में मैंने कंप्लीटली डिसाइड किया कि मुझे प्रिपरेशन के लिए फुल फ्लेज जाना है, इसलिए मैंने कंप्लीटली अपना जो ये था प्लेसमेंट था, उसको सरेंडर कर दिया। तो मैं किसी भी कंपनी में उस समय प्लेसमेंट के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मेरी मान्यता थी कि क्योंकि मुझे अगर सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, तो क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी की स्थिति काफी ज्यादा बनी हुई है, और ऐसे कई स्टूडेंट थे जिनको बहुत ज्यादा प्लेसमेंट की जरूरत थी। तो प्लेसमेंट लेकर के छोड़ना मेरे लिए, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कंप्लीटली, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा था सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बावजूद मैंने कंप्लीटली उसे छोड़ दिया, और उसके बाद 2016 जून से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो उसके बाद कंटिन्यू यही हुआ कि प्री निकला, फिर मेंस नहीं निकला, और ये दौर चलता रहा। ये एक समझ ले कि एक दुष्चक्र बन गया था। हुँ। फिर ये, हाँ, 2021 में आकर के ये ब्रेक भी हुआ है, तो ये अच्छी बात है। जी ओके। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपने कहाँ-कहाँ से गाइडेंस ली या हेल्प ली, ऐसा कुछ? जी। जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो पहला प्राइमरी सोर्स अगर मैं कहूँ, तो मेरी सेल्फ स्टडी रही प्राइमरी सोर्स। इसके अलावा एक दो कोचिंगों से मैंने हेल्प ली, खासकर इंटरव्यू के दौर में मुझे काफी अलग अलग कोचिंगों से मदद लेनी पड़ी। कई बोर्ड में मैंने अपने आप को मतलब प्रेजेंट किया, और वहां से कई इनपुट लिए।
हम्म, और फिलहाल 2016-17 में मैंने दिल्ली में कोचिंग की थी, हम्म। लेकिन उसका मुझे लगता है कि उतना विशेष लाभ नहीं हुआ जितना मुझे सेल्फ स्टडी का लाभ मिला। जी। ओके, आपने कोचिंग दी थी, उनसे बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि आपको बेनिफिट नहीं हुआ था। ठीक है। जी, वो बेनिफिट एक बेस लेवल पे तो होता ही है, फाउंडेशन लेवल पे, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं होता कि आपको वो सेलेक्ट करा सके। सेलेक्ट करने के होने के लिए आपको अपने से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये तो सच्चाई है। वो तो जी, हर मतलब कहीं पे भी है, आपको कोई भी जी, टीचर हो वो आपको गाइड कर सकता है, आपके लिए जी, बिल्कुल। रास्ते बना सकता है, आपको चलना खुद होता है, आपको बता सकता जी, है, बिल्कुल। मार्गदर्शन कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आपका जो ऑप्शनल था वो क्या था? और किस तरह से आपने मेरा सोचा था कि ऑप्शनल आपका ऑप्शनल होना चाहिए? जी, इसके पीछे बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी भी है एक। जी, प्लीज़। अ, पहले मैं 2016 में ज़रा इसको मैं विस्तार से बताऊँगा। प्लीज़। 2016 में क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग मेरा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था एनआईटी रायपुर में। मेरे परसेंटाइल मतलब वहाँ पे ग्रेड्स भी 9.29 थे आउट ऑफ 10, तो दैट वाज़ हाँ, वेरी गुड। तो मैंने उस समय सोचा था कि सिविल इंजीनियरिंग एज़ अ ऑप्शनल अपना सेलेक्ट करूँगा। लेकिन 2016 का नोटिफिकेशन जो इसका आया था सिविल सर्विसेज का, यूपीएससी का, उसमें ये था कि आप कोई भी एक माध्यम ले सकते हैं अपने ऑप्शनल के लिए, मतलब टोटल आपको एक ही माध्यम में देना है और आपको ऑप्शनल भी उसी माध्यम में देना होगा। अब मेरे पास ये दुविधा थी कि मैं ऐसे और बाकी 4 जीएस पेपर एक माध्यम से लूं, और ऑप्शनल में हिंदी से दे नहीं सकता क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग था। तो अगर मुझे सिविल इंजीनियरिंग लेनी है तो मुझे इंग्लिश मीडियम में आना पड़ेगा, जहां मैं कंफर्टेबल उतना नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि कभी भी मैंने आर्ट के सब्जेक्ट्स हिंदी मीडियम मतलब इंग्लिश मीडियम में तो पढ़े नहीं थे, और उन्हें पढ़ने में मुझे तकलीफ भी हुई। तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग छोड़ना पड़ा, तो मुझे काफी हद तक टेक्निकल के आसपास मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल लगा। लेकिन उसमें मैंने करने के बाद मुझे लगा कि वो ऑप्शनल मेरे लिए है नहीं, 2 मेंस मैंने उसमें दिए और उससे उतना लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने एंड में ये 2021 वाले अटेम्प्ट में अपने ऑप्शनल चेंज किया और मैंने हिंदी साहित्य लिया, और उसका मुझे बड़ा लाभ मिला। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल से पूरा करने के बाद मैं हिंदी ऑप्शनल में आया। 2 मेंस मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल से लिखे थे। जी। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि आपका तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें आपने यूपीएससी क्लियर करा है? नो मैम, ये चौथा अटेम्प्ट था। बीच में 2018 में मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था। ओके। 2 मैंने प्रीलिम्स क्लियर किए थे और इंटरव्यू कॉल उन दोनों में नहीं आया था, ऑप्शनल में काफी कम नंबर रह गए थे। और अभी हिंदी साहित्य लेने पर मैंने यही, मैं जैसे अभी कह रहा था कि मैंने पूरी सेल्फ स्टडी पे ही रिलाई किया, मैंने ऑप्शनल के लिए कोई भी कोचिंग नहीं ली थी, ओके। तो उसका मुझे लाभ मिला था। जी, अब जैसे आपने कहा है कि आप क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से थे, इंजीनियर थे, जी, उसके बाद आप जी, वो नहीं कंटिन्यू कर पाए, आपने ज्योग्राफी लिया क्योंकि वो क्लोज होता है, सेमी साइंटिफिक होता है, जी, जी। बट आपको लगा कि यहाँ पे भी वर्कआउट नहीं कर रहा है। ये चीज़ें आप सेल्फ स्टडी आप अपने साथ कैसे करते गए और कैसे इम्प्रूव करते गए ताकि जो स्टूडेंट्स हमें सुने वो रियलाइज कर सकें कि उनको कहाँ कहाँ वर्क करना है अपने ऊपर। जी। जैसे मैं देख रहा हूँ कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में मैं अगर बात करूँ, तो मैंने जितनी भी स्टैंडर्ड किताबें थे वो पढ़ी, और उनको जब मैंने लिखना शुरू किया तो शायद मुझे लगता है कि मेरी जो अप्रोच है, मेरी जो पर्सनैलिटी है उसके साथ वो ऑप्शनल मुझे सूट नहीं कर रहा था, जो मेरी राइटिंग स्टाइल है उसके साथ। तो क्योंकि मुझे थोड़े पैराग्राफ्स में लिखने की आदत है, मैं बहुत टू द पॉइंट लिखने के बजाय थोड़ा क्रिएटिव राइटिंग पसंद करता हूँ। जी। तो उसका मुझे वहाँ पे उतना लाभ नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर ऐसा ऑप्शनल लिया जाए जिसमें लैंग्वेज बैरियर ना आए, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज बैरियर तो है कि जब हम हिंदी में उससे बात करते हैं, हिंदी में जब उसकी टर्मिनोलॉजीज लिखते हैं तो वो पढ़ने में एक टीचर के लिए काफी मुश्किल भी लगने लग सकता है। जैसे कि एक फटीक शब्द है, अगर हम रॉक में फटीक की बात करें तो उसे हिंदी में सतत श्रांति कहा जाता है, जो बहुत कठिन है। हाँ, और ऐसे विभंजन, विवर्तनिक ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है और वो कठिन लगने लगता है। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि वहाँ पर अगर मेरी भाषा इस स्तर पे है, तो मुझे क्यों ना भाषा के ही कोई विषय लेने चाहिए। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं अगर संस्कृत साहित्य चाहता तो वो भी ले सकता था, मेरी संस्कृत काफ़ी अच्छी है। और दूसरा था कि हिंदी साहित्य ले सकता था। लेकिन क्योंकि कोविड का दौर था और मुझे मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा था संस्कृत साहित्य का, तो मैंने फिर हिंदी साहित्य लिया, क्योंकि हिंदी साहित्य का मटेरियल मुझे पास में ही मिल गया, उपलब्ध हो गया, एक हमारे भैया जी हैं उनसे। तो मैंने फिर ये बिना सोचे ये ऑप्शनल ले लिया और इसका लाभ मिला मिला मुझे। जी,
ओके। अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि संस्कृत का नहीं मिल पाया, हिंदी मीडियम के जी। स्टूडेंट्स का शायद ये कन्फ्यूजन है कि वो इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं जितने शायद इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये कहाँ तक सही है और आपने कौन-कौन से रिसोर्सेज थे जिनको आपने पढ़ा या जिनसे आपने हेल्प ली? अगर ये जो बात आपने कही कि रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, ये अगर 2016 के दौर में हम देखें, 2016, 17, 18 के दौर में जब आईटी बूम उतना ज्यादा नहीं आया था, जब जो ये है ऑनलाइन रिसोर्सेस थे वो बहुत ज्यादा रेडली अवेलेबल नहीं थे, खासकर 2017 तक, तब ये बात काफी मतलब जायज लगती थी। लेकिन अभी के समय में, क्योंकि जैसे उस दौर में अगर हम देखें कि गूगल ट्रांसलेटेड मटेरियल्स मिलते थे जिसको पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता था, और उससे कई बार होता था कि मुख्य चीज छूट जाती थी। लेकिन अभी के समय में जैसे रिसोर्सेस मिल रहे हैं हमको, रिसोर्स की कमी नहीं है, रिसोर्स की अधिकता हो गई, बम्बार्डमेंट हो गई है रिसोर्सेस की। अभी समस्या रिसोर्स को कम करने की है कि कौन से रिसोर्स फॉलो किए जाएं और कौन से रिसोर्स छोड़ दिए जाएं। अभी रिसोर्स की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। आप यूट्यूब पे खोलिए, आपको इतने सारे वो मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, आपको पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने वीडियोस हैं। लेकिन उसमें से किसको फॉलो किया जाए, ये बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए चैलेंजिंग है। और ये भी नहीं है कि हम केवल एक रिसोर्स फॉलो करें, हर स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट दर स्टूडेंट, वो रिसोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं। किसी को कहीं समझ आ सकता है, किसी को कहीं समझ आ सकता है। तो रिसोर्स की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, अधिकता जरूर है। ओके। जी। आपने जब ये आप कह रहे हैं कि प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए, उसके बाद आपका मेंस हाँ। शायद हुआ था, फिर जी। तो ऐसे में डर लगता था, फेलियर का एक सेल्फ डाउट होता था, तो उसको कैसे ओवरकम करते थे? हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ गया। सेल्फ डाउट तो हमेशा होगा, और जाहिर सी बात है कि जैसे हम अभी देखते हैं कि 1824 स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के लेवल पे बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस के लेवल पे तो बात ही नहीं करनी। और उसमें से भी फाइनल लिस्ट में करीब 750 स्टूडेंट क्लियर कर पाए हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिजर्व लिस्ट में हैं, और शायद वो रिजर्व लिस्ट से ही बाहर हो जाए। ये सच्चाई है इस एग्जाम की, 0.1% चांसेस ओनली। तो हमें मोटिवेटेड तो रहना पड़ता है, और आप किसी स्तर पे नहीं कह सकते कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। इवन जैसे अभी 5 तारीख को प्रीलिम्स है, मैं कह नहीं सकता कि मैं अभी वो क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकता। और कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता, इवन टॉपर के लिए भी वो मुश्किल होगा कि वो, टॉपर को भी नहीं पता कि वो टॉप करने वाले हैं। ठीक है। तो इस स्थिति में आपको फेलियर के लिए तो रेडी रहना पड़ता है। अब कई बार इसके कारण से तनाव आएगा, डिप्रेशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, तो उसको डील करने के अपने अपने अप्रोच हो सकते हैं। मेरा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब लोगों की नजर में मैं जैसे कि रामचरितमानस और गीता को अपना बेसिक सोर्स मानता हूँ मोटिवेशन का। तो दोनों के को मैं समय समय पे पढ़ता था। कई बार डिप्रेस होने पर मेरी एक टेंडेंसी रही कि गीता को कहीं से भी बीच से खोल लिया और वहां से पढ़ना शुरू किया, जहां पर मुझे अपना जवाब मिल जाता था मैं वहीं रख देता था। तो ये मेरा खुद को मोटिवेटेड रखने का एक तरीका था, और बाकी फैमिली का सपोर्ट तो था ही। जी। ओके, लवली। आपकी हॉबीज क्या कह रही हैं मैम? जी, मैं चेस खेलता हूँ, और हाँ, और उसके बाद वुड क्राफ्टिंग भी करता हूँ। कुछ लकड़ी के मटेरियल्स बनाना पसंद है, पेंटिंग करता हूँ, और ये सब इंटरेस्ट है। मेनली हॉबी तो मेनली चेस और वुड क्राफ्टिंग ही है। और बाकी तो रेगुलर बेसिस पे ये रामचरितमानस और ये सारे जो ग्रंथ हैं जो हमें राह दिखाते हैं, उनको अध्ययन करना, लेकिन उसे मैं हॉबी नहीं कहूंगा, वो मेरी रिक्वायरमेंट है, कहता हूँ मैं। वो ओके। मेरी जरूरत है जीवन के। जी। अच्छा, किसी स्पोर्ट्स में एज सच कोई इंटरेस्ट? हाँ, स्पोर्ट्स में जनरली मैं ऐसे क्रिकेट तो खेलता ही हूँ। उसके अलावा अदर देन रनिंग वगैरह मेरी मतलब हॉबी रही है। एक टाइम पे मैं काफी रनिंग करता था, और बाकी फिजिकल फिटनेस के लिए यही एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीजें। बट एज सच ऐसा कोई मेरा स्पोर्ट्स में चेस के अलावा, चेस तो आप गेम बोले या स्पोर्ट बोले जो भी है, लेकिन बाकी सब में ऐसा कोई विशेष बैकग्राउंड नहीं रहा है। जी। आपके इंटरव्यू के टाइम पे किस तरह के सवाल थे जो आपको लगा कि आपको शायद हेल्प किए क्लियर करने में? एज सच ही आपको लगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके लिए मुश्किल हो रहे थे इंटरव्यू के टाइम? देखिए, मेरा इंटरव्यू जो था ना यूपीएससी में, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मुझे यह समझ नहीं आया कि मेरे डेफ से एक आध क्वेश्चन ही थे, बाकी सभी, हाँ, लोग कहते हैं कि डेफ से मेजर पार्ट होता है इंटरव्यू का। बट डेफ में, क्योंकि जितने भी कोचिंग्स पे मैंने मतलब वो किया था, गाइडेंस ली थी, सब डेफ बेस्ड इंटरव्यू ही थे। लेकिन जब मैं यूपीएससी में गया तो बहुत ट्रेडिशनल सा, मतलब ऐसे जो जनरल टॉपिक होते हैं
हमारे आसपास के, उन सब मुद्दों पे बात हुई। तो कठिन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन काफी हद तक सरप्राइजिंग जरूर था। जैसे कि सामान्य सी ऐसी बातें हुई कि मेरे डेफ में कहीं पर भी फिल्मों के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कहीं पर शिक्षा व्यवस्था के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कहीं पर जूट इंडस्ट्रीज के बारे में या वैसी कोई जिक्र नहीं है। और लेकिन इन सब चीजों पे बात हुई काफी हद तक। अच्छा, मुझसे साहित्य से प्रश्न नहीं पूछे गए, मुझसे छत्तीसगढ़ स्टेट से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मुझे जिले से संबंधित प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछे गए, मेरी हॉबीज से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए। तो काफी अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, लेकिन जो मैंने जो गाइडेंस लिया था इंटरव्यू के लिए, उससे लाभ ये हुआ कि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आई कांटेक्ट मैनेज करना है, जवाब देते समय अपना लहजा मेंटेन करना है, जैसे शब्दों का चयन करना है, किस प्रकार से अपने आप को कंपोज रखना है, जहां पर चीजें ना आए वहां पर सॉरी किस तरीके से बोलना है, इन सब चीजों में काफी लाभ मिला। जी। तो ओवरऑल पर्सनालिटी के लेवल पे लाभ मिला, लेकिन प्रश्नों के स्तर पे बहुत लाभ नहीं मिला था। ठीक है। अच्छा, अभी प्रीलिम्स आने वाले हैं, आप खुद भी शायद जी तैयारी कर रहे हैं जैसा आपने बताया अभी। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप जो फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दे रहे हैं, जी उनके लिए आप लास्ट मोमेंट पे किस तरह के एडवाइस करेंगे, या जो भी प्लान कर रहे हैं कि इतना बड़ा सिलेबस होता है, वास्ट सिलेबस होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, तो जो सिर्फ सोच रहे हैं जैसे आपने कभी प्लान करना शुरू किया था, उनके लिए आपके लिए क्या रहेगा एडवाइस जी। कि किस तरह से वो इतने बड़े सिलेबस से डरे नहीं है, किस तरह से तैयारी शुरू करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? ये जो 5 तारीख को प्रीलिम्स है, उसके लिए पहली बात जो ध्यान रखें, अगर 100 दिन में आपने जो प्रीलिम्स की तैयारी की है, उसमें से केवल एक ही लाभ होगा आपको। वो है, आप प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे और पढ़ते हुए गलती नहीं करेंगे। बहुत से स्टूडेंट के साथ, इवन मेरे साथ, ये समस्या थी कि क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो जाती थी, पढ़ने में गलतियां हो जाती थी। किसी भी व्यक्ति से पूछें तो ये 100 सवा 100 दिन की तैयारी होती है ना, उससे प्रीलिम्स में सीधे प्रश्न नहीं आते, कभी नहीं आते। कहीं से कहीं वो इनडायरेक्ट आपको इफेक्ट करे, मतलब सहायता करेगा, लेकिन डायरेक्टली कहीं से कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, बहुत कम चीजें मिल पाती हैं। तो जो फर्क होता है क्या कि 30 से 35 प्रश्न एक सीरियस एस्पायरेंट से हमेशा बनते हैं, वो आएंगे ही, बनेंगे ही। तो आप 70-75 नंबर तक आराम से पहुंचने के काबिल रहते हैं। अब जैसे कट ऑफ 90 के आसपास अभी रह रही है इन कठिन पेपर में पिछले 2-3 सालों से, तो वो जो 15 नंबर का एज लेना है, जो आपको कट ऑफ क्लियर करना है, उसमें खाली आपको क्या करना है कि बचे हुए जो 75 प्रश्न है, उसमें कंपोज होकर के खाली आपको अपना कोई भी गलती नहीं करनी। कई बार हम बहुत सरल से प्रश्नों में पढ़ने में गलती करके गलत आंसर टिक कर देते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि 1 या 2 प्रश्नों से हमारा प्रीलिम्स रुक जाता है। जैसे 2018 में मेरे साथ यही हुआ था। मैंने 2 प्रश्न गलत किए थे, आते हुए प्रश्न, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस मैंने नहीं की थी, और काफी हद तक एग्जाम में मैं काफी पैनिक कर गया था पेपर को देख करके। अब 2 प्रश्नों से मेरा मतलब 2 प्रश्न खराब रहे थे, और एक प्रश्न से मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका था 2.66 मार्क्स से। तो आपको केवल यही करना है कि वहां पे अपने आप को कंपोज बनाए रखना है, बिल्कुल अपने आप पे डाउट नहीं करना। हो सकता है कि आपसे शुरू के 10 प्रश्न ना बने, ऐसा हुआ है मेरे साथ। 2019 के अटेम्प्ट में पहले 10 प्रश्न मेरे से नहीं लगे थे, और 2019 में मैंने प्रीलिम्स अच्छे मार्क्स से क्लियर किया था, मतलब कि 20-22 नंबर ज्यादा थे। हो सकता है आप शुरू के 50 प्रश्न पढ़ें और आपसे केवल 20 प्रश्न लगे, केवल 15 प्रश्न लगे, लेकिन जब तक पेपर खत्म नहीं होता आपको दिमाग में कोई प्रकार का दबाव नहीं लेना। कई बार होता है अंतिम के 20 प्रश्न सीधे सीधे लग गए। जैसे इस बार 2021 के अटेम्प्ट में आखिरी में मेरा सेट था, उसमें इकोनॉमी का सेक्शन था, और इकोनॉमी के क्वेश्चन थोड़े आसान थे, और वहां से करीब 12 प्रश्न सीधे सीधे लग गए, बिल्कुल सपाट, आखिरी के 20 प्रश्नों में से, जो कि एक अच्छा, मतलब मुझे बूस्ट अप दिया वहां पर। और इस बार मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज भी क्लियर हुआ था, उसका भी प्रीलिम्स, तो मतलब मैं कट ऑफ से एटलीस्ट 10-12 नंबर ऊपर तो था ही। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 70 प्रश्न आते आते कि यार कम प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद आखिरी के 12-13 प्रश्नों ने एकदम से गेम बदल दिया। तो ऐसा होगा आपके साथ, तो बस अपने आप को बस मेंटेन रखें, क्योंकि आखिरी 2-4 दिनों में आप बहुत ज्यादा तैयार नहीं कर सकते। केवल 9 से 11 आप बैठें अपने टेबल पे और ये सोचें कि मैं पेपर दे रहा हूं, और बस ये सोचें कि शुरू के 50 प्रश्न नहीं लग रहे हैं, ये बेस्ट होगा। ठीक है। तो हाँ, जिससे आपको ये समझ आएगा कि हाँ, ऐसे अपने आप को मोटिवेट करके रखना है।
जी। अच्छा, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि ये अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि शायद 18 घंटे 17 घंटे पढ़ना पड़ता है रोज। इस डर से ही काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो प्लान करते हैं लेकिन अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं। जी। तो आपका रूटीन क्या रहता है? आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं पूरा टाइम मैनेज करने देखिए, अगर आप फुल फ्लेज तैयारी कर रहे हैं, आप अगर जॉब में नहीं हैं किसी भी प्रकार के, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप मान के चलिए कि आपकी पढ़ाई ही आपकी जॉब है। और जैसे एक जॉब वाला व्यक्ति प्रतिदिन 8 से 9 घंटे अपने टेबल पे देता है, तब जाके उसको सैलरी मिलती है। वैसे ही अगर आप प्रतिदिन अपना रूटीन बना लेते हैं कि मैं 8 से 9 घंटे मुझे अपने टेबल पे देना ही है, इतना वर्क कंप्लीट करके देना है। जैसे कि लोग होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, उनका अपने प्रोजेक्ट्स लेते हैं और वो प्रोजेक्ट्स उतने समय में उन्हें कंप्लीट करना होता है। अब कई बार होता है, देखिए आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइए, लोग 18-18 घंटे काम करते हैं, ये बिल्कुल कॉमन, 18 घंटे काम है। तो अगर आप उसको अपने पढ़ाई को ही अपने काम की तरह देखें कि यही मेरा वर्क है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट में कभी कोई इश्यू नहीं आएगा। आप ये सोचिए, आपके ऊपर बॉस नहीं बैठा, लेकिन आप ये सोच के चलिए, ये नहीं कहना चाहिए कि अप्रेज़ल बनाकर नहीं देगा, हम अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमारा प्रमोशन रुक जाएगा, बस ऐसा ही है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू प्रमोशन की लाइन है, जिसमें आप प्रमोट होके आखिरी में आईएएस या आईपीएस या जो भी आपको सर्विस एलोकेट होती है। तो बस उसको ऐसे दिमाग में रख के आप चलिए, तो कभी भी टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आएगा ही नहीं। मेरा तो यही मानना है। जी। अच्छा, ऐसे में पूरी तैयारी के टाइम पे बहुत सारा मतलब स्ट्रेस भी होता है, फिर जी। कुछ जगहों पे फिजिकल इश्यूज भी आ जाते हैं कुछ लोगों को। तो ये सब आपने कैसे जैसे आपने बताया कि अगर आपका जब मेंटल स्ट्रेस होता था तो आप गीता पढ़ते थे हुँ। या फिर कोई भी दूसरे ग्रंथ पढ़ते थे, ये आपका जी। स्ट्रैटेजी है मेंटल उसको रखने के लिए। बाकी लोग मेडिटेशन कर सकते हुँ। हैं। फिजिकल हेल्थ को जी। कैसे आपने मेंटेन किया हुआ है? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि लोग अपने आप को फिजिकली बहुत वीक कर लेते हैं। दे जी। डोंट जी। टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। जी। पहली बात है कि हम अपने रूटीन को मेंटेन रखें। आप एक रूटीन के साथ चलें, चाहे तो रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोग होते हैं रात में देर तक पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं। और बहुत लोग होते हैं बिल्कुल 10 से 4 सोएँगे और उसके बाद दिन पूरा चलेंगे। तो आप अपना जो भी रूटीन रखें, वो मेंटेन रखें। 8 घंटे की अच्छी नींद ज़रूरी होती है। 6 से 8, न्यूनतम 6, अधिकतम 8। उसके बीच में आप नींद लें। लोग नींद नहीं लेते, खाना अच्छा नहीं खाते और रूटीन मेंटेन नहीं करते। इन तीनों के कारण फिजिकल हेल्थ को नुकसान होता है। तीसरी चीज़ है, इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी है, मिनिमम। आप जैसे मेरी आदत है कि शाम में मैं 2 किलोमीटर लगभग टहलने निकल जाता हूँ, मैं कहीं भी रहूँ। अपना फ़ोन उठाया, घर पे बात करनी होती है या अपने किसी दोस्त से बात करना है, बिल्कुल टहलते हुए 20 मिनट में अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिए और उतने में आपका एक ठीक-ठाक एक्सरसाइज हो जाती है, कार्डियो हो जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी फिजिकल हेल्थ में, ऐसा मुझे लगता है। जी। अच्छा, आपका सोशल लाइफ क्या था इस बीच में तैयारी के टाइम पे? आपने बिल्कुल कट ऑफ कर रखा था फ्रेंड सर्कल से, सोशल लाइफ से दूर थे या यू हैड मेंटेन अ डिसेंट सोशल लाइफ? अ, बिल्कुल कट ऑफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत ज़्यादा जो सोशल लाइफ रहती है उससे तो कटा हुआ था। हाँ, लेकिन अपना जो क्लोज़ सर्कल था, अपने जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, अपनी फैमिली है और अपने जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं और या ऐसे लोग जो इन दोनों के बीच में कहीं बैठते हैं कि बिल्कुल रिलेटिव्स भी नहीं है और बिल्कुल दोस्त भी नहीं है, लेकिन आपको हर जगह सपोर्ट करते हैं, उनसे कभी नहीं कटा। क्योंकि वही लोग हैं, जब आप फेल होंगे ना, तो बाकी लोग तो आपसे कह देंगे कि आप फेल हो गए, लेकिन वही लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बोलेंगे फिर से उठ खड़े होने के लिए आपको प्रेरित करेंगे कि आप फिर से उठिए, फिर से कीजिए, आप में टैलेंट है, आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ कहने वाला व्यक्ति हमें जीवन में कभी न कभी चाहिए होता है। और जब हम अपने आप को सोशली कंप्लीटली काट लेते हैं ना, तो 1 आध 2 फेलियर्स के बाद हम अपने आप को झेल नहीं पाते, खुद को शीशे में देख नहीं पाते, लोगों से फिर चेहरा छुपाते घूमते हैं। आपके अंदर अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आपको एक मिनिमम सोशल लाइफ तो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ट्रू, ताकि एक स्ट्रेस ना हो खुद के ऊपर, इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट ना हो जाए कि जी। आप वर्थलेस समझने लगे अपने आप को। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते जी। हैं जिनसे हम मुलाकात करते हैं जो स्कूल में या ग्रेजुएशन में, उनको ये लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो हमेशा स्कूल में टॉपर्स रहे हैं, वही लोग जी। यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, वही इसके लिए कर सकते हैं, हम लोग तो एवरेज स्टूडेंट हैं।
हम लोग उन्हें तो जी। कभी बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं लाए हैं, हम लोग नहीं निकाल सकते। ये आपको क्या लगता है कि ऐसा है, या आपने देखा है ऐसे लोगों को जो स्टूडेंट एवरेज थे, भले ही टॉपर्स नहीं थे, बट दे कैन परफॉर्म गुड? अ, देखिए, सीधी सी बात है, बहुत सामान्य बात है, स्कूल के प्रश्न यूपीएससी में नहीं आते और न ही कॉलेज के प्रश्न यूपीएससी में आते हैं। तो ये एक नया सिलेबस है, नई चीजें हैं। इवन इतिहास पढ़ा हुआ व्यक्ति जिसने कॉलेज में इतिहास में एमए किया है, वो यूपीएससी के जो जीएस के प्रश्न होते हैं इतिहास के, उन्हें डील करने में बहुत असहज महसूस करेगा, बहुत सहजता से उन प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएगा। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है, जैसा सिलेबस है और जैसे प्रश्न आते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट काइंड के हैं। तो वहां अगर कोई व्यक्ति टॉप कर रहा है तो उससे कोई बहुत ज्यादा उसे ना लाभ होगा ना बहुत हानि होगी। जरूरत यह है कि आप, जैसे मैंने कहा, कि डे बाय डे आपका इंप्रूवमेंट कैसा हो रहा है, आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, प्री के लेवल पे, मेंस के लेवल पे, इंटरव्यू के लेवल पे, होलिस्टिक आपकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो रही है। आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डे बाय डे आपकी राइटिंग सुधर रही है कि नहीं सुधर रही है, आप अच्छे इंट्रोडक्शन लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, आप अच्छे कंक्लूजन लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, आप बॉडी को अच्छे स्ट्रक्चर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप वो कर रहे हैं तो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, मैंने कभी जीवन में हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा था, कभी नहीं पढ़ा था। हाँ, हिंदी की साहित्यिक किताबें जरूर पढ़ी थी, लेकिन हिंदी साहित्य को एज अ सब्जेक्ट तो कभी नहीं लिखा था। और मैंने सीधे यूपीएससी के एग्जाम में ये इसे एक सब्जेक्ट के रूप में ले लिया। तो अगर हिंदी साहित्य के टॉपर, अगर एमए किए हुए जो लोग हैं या उस एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं, अगर उससे कोई लाभ होता, जी बिल्कुल, एक मिनिमम लेवल पे तो लाभ होता है, लेकिन यूपीएससी के का जो लेवल है उस पे तो बहुत ज्यादा लाभ, अगर हम देखें, अपेक्षित नहीं है। और मैंने सेल्फ स्टडी की, किसी टीचर से हेल्प नहीं ली, उसके बावजूद मैं हिंदी साहित्य में एक डिसेंट स्कोर लाने में तो सक्षम रहा ना। 275 नंबर मेरे आए हैं कुल मिलाकर के, जो काफी ठीक लेवल पे हैं। जियोग्राफी से तो अच्छे थे। ठीक है। हाँ। ठीक है। और ये जो अब प्रीलिम्स आ रहे हैं, आपकी पूरी मतलब जी। आपका पूरा फोकस अभी शायद वही है, और जी। मोर बेटर थिंग्स। ठीक है। अ, हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि क्या ऐसा ज़रूरी होता है कि आपको सुबह उठ के पढ़ना होता है, रात में नहीं पढ़ा जाता? इस रूटीन से आई डोंट थिंक सो कि कोई फ़र्क पड़ता है। ये मेरा अपना पर्सनल है। एक, क्योंकि आप तैयारी कर चुके हैं, आपने निकाला है, जी। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है तो ही आप क्लियर करोगे, या रात की पढ़ाई है या दिन का रूटीन है, ऐसे किसी को फर्क पड़ रहा है? देखिए, व्यक्ति दर व्यक्ति और आपके परिवेश दर परिवेश फर्क पड़ता है। आपका इन्वायरमेंट कैसा है, जैसे कुछ लोगों का, मैं जहां रहता था, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो वहां पे माहौल ऐसा था कि दिन में थोड़ा हल्ला गुल्ला का माहौल रहता था, बच्चे बहुत ज्यादा, सामने पार्क था, बच्चे खेलते रहते थे, तो बहुत सा मतलब डिस्टरबेंस होता था। तो मैं रात में पढ़ाई करता था, ठीक है, लंबे। लेकिन मुझे कायतन दिन में पढ़ना पसंद है, लेकिन मैंने अपने आप को चेंज कर लिया वहां पर, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट वैसे थी। तो ऐसा नहीं है कि आप तभी, कि कोई एक विशेष समय पे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। आप पढ़ेंगे और सही से पढ़ेंगे तो हमेशा लाभ होगा। दूसरी बात, जब हम प्रीलिम्स के आसपास आते हैं, ये काफी बात को समझने वाली है। प्रीलिम्स के आसपास आते हैं या मेंस के आसपास आते हैं, तो आपको अपना रूटीन बिल्कुल बदल लेना चाहिए। कैसा बदल लेना चाहिए? जिस समय आपको पेपर देना है उस समय आपका दिमाग अपने फुल पोटेंशियल पे काम करे। तो यदि उस समय हमें सोने की आदत है तो उसका नुकसान हमें हो जाएगा। तो हमें उस समय क्या करना चाहिए, जो प्रीलिम्स या मेंस के 10-12 दिन पहले अपने रूटीन को उसके हिसाब से कर लेना चाहिए, जैसा आपको एग्जाम देना है। तो जैसे प्रीलिम्स में मैंने बहुत स्टूडेंट्स में देखा है कि जब वो सीसेट का पेपर देते हैं तो उनका माइंड फुल पोटेंशियल से काम नहीं करता। वो सीसेट के पेपर में क्या करते हैं कि दोपहर में एक सोने की आदत रहती है बहुत लोगों की, वो वही दौर होता है 2:30 से 4:30, उसी में कहीं 1 आध घंटे सो जाते हैं। अब जब पेपर में पहले पेपर का दबाव है, उसके बाद 3 घंटे यूपीएससी हमें बाहर निकाल देती है सेंटर से, हम धूप में घूमते रहते हैं, और उसके बाद जब आके पेपर देने बैठते हैं और वहां नींद भी आ रही है। अब इससे वो गलतियां हो जाती हैं जो गलतियां वाकई में नहीं होनी चाहिए। हम बहुत आसान प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं, और इसके कारण हो जाता है कि, और या तो है कि सही समय पे क्वेश्चन लगा नहीं पाते, समय ज्यादा लग जाता है, और उसके कारण बहुत से स्टूडेंट्स का सीसेट क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड रहा है। जब से ये एग्जाम जून के आसपास शिफ्ट हो गया है ना, तो सीसेट निकालना अपने आप में कठिन होता गया है, क्योंकि गर्मी, माहौल, ये सारी चीजें आपको बिगाड़ देती हैं। तो जरूर
मैं तो कहूंगा कि प्रीलिम से पहले व्यक्ति को 2.5 से 4.5 का जो दौर है, बिल्कुल पंखा, कूलर, सारी चीजें बंद करके अपने गर्मी के माहौल में बिल्कुल आप बैठ करके टेबल पे बिताइए 2 घंटे, तो ताकि वो अडॉप्ट कर ले आपकी बॉडी उसको। हाँ अपने को, और फिर आप जब पेपर में जाएंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक आपसे लास्ट सवाल है आपका जाने से पहले कि जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन सेल्फ डाउट शुरू करने से पहले ही कि मुझे यूपीएससी में जाना चाहिए, सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, इतना इतना कंपटीशन होता है, मैं नहीं क्लियर करूँगा, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे, लर्न कर लेंगे कि इफ़ इन केस वो नहीं भी कर पाते हैं तो क्या उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, करियर ऑप्शंस, और एज अ पर्सन वो कहाँ से खुद को चेंज पाएंगे जिसके लिए उनको यूपीएससी में जाना चाहिए? असल में क्या होता है कि हम यूपीएससी की तैयारी, मैंने अभी ये मेरा क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू था, ठीक है, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी करने का जो अप्रोच है वो काफी गलत है। मैं सही फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारी यूपीएससी के प्रिपरेशन करने का अप्रोच है वो काफी गलत है। हम कैसे तैयारी करते हैं, पहले नॉलेज गेन करते हैं और बाद में अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करते हैं। एंड में आखिरी के महीने करना हमें चाहिए कि पहले अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करना चाहिए, और अगर आप वो यूपीएससी को जो रिक्वायर्ड है वो पर्सनालिटी आसपास अचीव करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको अपने आप से कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या करनी चाहिए कि सामान्य जो किताबें हैं, आपको लक्ष्मीकांत उठा के पहले नहीं पढ़नी चाहिए। मैं तो कहूंगा आप सुभाष सिंह कश्यप की अवर पार्लियामेंट या अवर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, जो सामान्य व्यक्ति के पढ़ने के लिए बनी है। वो एकेडमिक किताब नहीं है, वो एनबीटी छापती है, नेशनल बुक ट्रस्ट, और वो सामान्य व्यक्ति समझे हमारा संविधान कैसे कार्य करता है, हमारा पार्लियामेंट कैसे कार्य करता है, उसको समझने के लिए बनी है वो किताब। आप उससे शुरुआत करें। तो ऐसे आप कम से कम अपना शुरुआती दौर में 1 या 1.5 महीने अपने पर्सनालिटी इंप्रूव करने पे आप काम करें। जो बेसिक किताबें हैं, आप जैसे कि इतिहास के लिए आपको क्यों स्पेक्ट्रम उठा के पढ़नी है, आप द इंडियन स्ट्रगल जो सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है, नेताजी ने, वो किताब उठा के पढ़िए ना। आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा उस किताब से, और फिर आपको समझ आएगा कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं। और जब आप अपने पर्सनालिटी पे फोकस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसके बाद जिस भी फील्ड में जाएं, जहां भी जाएं, आप फुल कॉन्फिडेंटली वर्क करेंगे। और आप, ये तो मैं कहूंगा कि अगर आपने ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी चेंज कर ली तो आप अंडर कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहेंगे, किसी भी स्थिति में नहीं। तो ऐसा करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि पहले 2 महीने अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करें। ऐसे ही आप सर्च कीजिए कि अच्छी किताबें पढ़ने के लिए कौन सी हैं, गूगल पे सर्च कीजिए, गुड रीड्स पे, और फिर आपको मिलेगी जो भी किताबें, वो 4-5 किताबें पढ़ जाइए 2 महीने में, और उसके बाद आप में जो इंप्रूवमेंट आया फिर सोचिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं। पहले अगर सोचेंगे, पहले डाउट करेंगे, तो फिर कैसे आप आजमाए बिना आप अपने आप को कैसे जजेंगे। और अगर आप सीधे उठा लेंगे लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम, तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ये चीजें तो याद ही नहीं हो रही है। दोनों में समस्या है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच मयंक, आपने हमें अपना टाइम दिया अपनी तैयारी के बीच में, और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपने यूपीएससी क्लियर किया, और ऑल द बेस्ट। वी विश के नेक्स्ट उसमें आप अटेम्प्ट में आप जरूर आईएएस रैंक लाएं। मैं हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू।